हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हेमंत गुप्ता स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ से रिलेटेड है। दोस्तों, हाल ही में पुराने क्रिमिनल लॉ को चेंज करके नए क्रिमिनल लॉ को संसद के दोनों सदनों में पारित कर लिया गया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो पुराने लॉ कौन से थे जिनको रिप्लेस करके नए लॉ को लाया गया है, उसमें क्या बेसिक चेंजमेंट हुए हैं। इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे मिस्टर मुकेश साहनी जी के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सर, सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि पहले के कौन से क्रिमिनल लॉज थे। देखिए, अभी जो चर्चा में है वो सबसे पहले आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और एक जो लॉ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो अभी जो चर्चा में ये 3 एक्ट थे जो पहले थे, अभी उसको चर्चा में जो चल रहा है वो संसद के अंदर। अच्छा, तो उनको जो रिप्लेस करके जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं वो उनका क्या नाम है? देखिए, आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। और अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करेंगे तो उसको रिप्लेस किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के। अच्छा, तो अभी वर्तमान में जो ये बिल है उनको सेकेंड अमेंडमेंट बिल क्यों बोला जा रहा है? देखिए, इस बिल को सरकार ने अगस्त 2023 में सदन में प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत करने के बाद ये संसदीय समिति के पास गया, तो संसदीय समिति ने जब इसका अवलोकन किया तो कुछ कमियां इसमें पाई गई, कुछ ग्रामेटिकल एरर पाए गए, कुछ वर्ड थे जो बिल्कुल डिफाइन नहीं थे अच्छी तरीके से। तो ऐसी स्थिति में संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी कि इसमें क्या क्या संशोधन की आवश्यकता है। तो संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने भी कहा कि अच्छा है कि अगर इसी समय हम लोग इसमें सुधार कर लेते हैं तो आगे चल करके बहुत जल्द इसका संशोधन या अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया और विचार करने के बाद इस विधेयक को पुनः सदन में प्रस्तुत किया है दिसंबर 2023 में। इसलिए हम लोग इसको द्वितीय विधेयक के नाम से या द्वितीय संशोधन विधेयक के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, मतलब इसका रिव्यू किया गया। पहले अगस्त 2023 में एक बार इसको पेश किया जा चुका है, फिर उसको रिव्यू करने के बाद दिसंबर 2023 में इसको फिर से सदन में लाया गया। अच्छा, तो हम लोग पहले जो आईपीसी थी हमारी वो कैसे वर्किंग थी, उसकी मतलब वो क्या थी, उसको डिफाइन करिए। देखिए, भारत में अपराध को परिभाषित करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक मैकाले समिति बनाई गई। लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष थे। तो मैकाले समिति ने कौन कौन से कृत्य अपराध के अंतर्गत आएंगे या कौन कौन सा कृत्य अपराध माना जाना चाहिए, इसको पूरी तरीके से उन्होंने 1858 में लगभग 23 अध्याय और 511 धाराओं में उन्हें इसको रखा कि ये अपराध के अंतर्गत आएगा। अच्छा जी, मतलब एक तरीके से क्राइम को जो डिफाइन किया गया, हाँ, वो आईपीसी में डिफाइन किया गया। अच्छा, जो पहले की जो मतलब आईपीसी है और अभी की जो भारतीय न्याय संहिता है जी, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी की अगर आप भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे तो इसमें कुछ चीजों को अच्छी तरीके से परिभाषित कर दिया गया है। जैसे आतंकवाद को अगर आप देखेंगे तो सरकार ने जब पहली बार इस विधेयक को प्रस्तुत किया था तो एक यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज की परिभाषा को पूरी तरीके से रख दिया था, लेकिन कमेटी को लगा कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो बाद में इसको कौन कौन से कृत्य आतंकवाद के अंतर्गत आएंगे उसको डिफाइन किया गया कि अगर देश की एकता, अखंडता,
संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, इन सब पर अगर आएगी बात तो वो सारे कृत्य आतंकवाद की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। मतलब अगर इंडिया की कोई सोवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को, यूनिटी को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कोई भी खतरा होता है, हाँ, तो वो सब मतलब कोई भी खतरा पहुंचाता है, हाँ, तो वो सारी चीजें टेररिज्म के अंतर्गत आएंगे, आतंकवाद के अंतर्गत आएंगे और उसी तरीके से उसमें प्रोसीजर चलेगा। अच्छा, तो इसमें एक चीज और है कि इंडियन करेंसी को अगर कोई काउंटरफीट करता है तो वो भी टेररिज्म के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल। और जैसे किडनैपिंग हो जाती है या बस को या प्लेन्स को हाईजैक करके इंडियन गवर्नमेंट को से कंपाइलेशन करते हैं वो लोग, वो भी टेररिज्म की श्रेणी में आ जाएगा। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, इंडिया की प्रॉपर्टी को अगर कोई डिस्ट्रॉय करेगा, चाहे वो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया मतलब फॉरेन में हो, वो भी टेररिज्म की श्रेणी में आएगा। बिल्कुल। ये सारी चीजें, और कोई भी डायनामाइट का यूज करता है, कोई भी एक्सप्लोजन का यूज करता है, तो ये सारी चीजों को हम लोग टेररिज्म की कैटेगरी में ही रखेंगे। बिल्कुल। देखिए वही स्पष्ट कर दिया गया ना कि आर्थिक सुरक्षा, सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता, तो ये सब चीजें उसी के अंदर शामिल हो जाती हैं, ऐड हो जाती। और भी कई सुधार किए गए हैं, जैसे विवाह को लेकर के भी सुधार किया गया है कि आजकल जो चलन में है कि झूठ फरेब से लोग विवाह कर ले रहे हैं, लालच दे करके विवाह कर ले, नौकरी का लालच दे रहे हैं, नौकरी से बोल रहे हैं हम सरकारी नौकरी का लालच दे रहे हैं, वेतन बढ़ाने का लालच दे रहे हैं, या अपने सही नाम को छुपा करके गलत नाम से जो है विवाह कर ले रहे हैं। तो अगर इस तरीके से विवाह किया जाता है फिर वो अपराध के अंतर्गत आएगा। मॉब लिंचिंग, देखिए मॉब लिंचिंग पिछले कई वर्षों से बहुत सुनने को मिला है, तो अब मॉब लिंचिंग भी एक अपराध के अंतर्गत आएगा। और मॉब लिंचिंग के तहत अगर हत्या की जाती है तो उसमें संलिप्त अपराधियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास में उनको उसके अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग से किसी न किसी व्यक्ति की हत्या होती है। और इसमें देखेंगे आप कभी कभी सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अफसरों को आदमी डराता है, धमकाता है, उसको कहता है कि नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे। तो आत्महत्या भी एक अपराध के अंतर्गत आएगा। और इस तरीके से अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं या किसी को कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 वर्ष सजा का भी प्रावधान इसमें है। तो इस तरीके से कुछ सुधार किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 में, जो पिछली आईपीसी से इसको अलग बनाने का प्रयास है। जैसे राजद्रोह एक शब्द था जी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को जैसे कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोलता, ऑफेंस करता है, तो उसको चेंज करके अब देशद्रोह कर दिया जाएगा। मतलब इंडियन गवर्नमेंट को आप बोल सकते हैं कुछ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच है। हाँ, तो राइट टू स्पीच के अंतर्गत आप बोल सकते हैं, लेकिन देश की एकता अखंडता, देखिए आर्टिकल 19(1) में यह है कि आप राइट टू स्पीच या एक्सप्रेशन, लेकिन सरकार की आलोचना करिए, आप सरकार के कार्यों की आलोचना करिए, लेकिन अगर देश की एकता और अखंडता को अगर तोड़ने की बात करते हैं तो फिर वो स्वीकार नहीं है जी। अच्छा, इस पे जो सीआरपीसी है वो क्या है और उसकी वर्किंग क्या है? देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अगर आप बात करेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपराध को परिभाषित किया आईपीसी ने। अब उस अपराध के लिए कैसे न्यायपालिका में काम होगा, एफआईआर कैसे होंगे, तो पुलिस या कार्रवाई से लेकर के न्यायपालिका की जो कार्रवाई होती है, तो उस कार्रवाई को कैसे किस तरीके से किया जाएगा वो सीआरपीसी बताती है। अच्छा, एक चीज इस पे ये भी है, अभी जो चेंजमेंट आए हैं उसके बारे में बताइए। मतलब जो पहले तो सीआरपीसी हमारी थी, अब जो आया है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, अब उस समय की सीआरपीसी में और आज की भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में समय का भी अंतर है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप चैट हो गया या ईमेल हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कोई सूचना उसको मिलती है या कोई एविडेंस मिलता है, तो फिर उसको स्वीकार कर सकता है इसमें। अच्छा, इस पे एक चीज, जैसे हम लोग अभी देखते सोशल मीडिया में कोई चीज वायरल होती है तो उस पे सजा हो जाती है। बिल्कुल।
तो मतलब एक तरीके से अभी तक वो ऐसे ही चल रहा था, अब इसको पूरी तरीके से ऑफिशियली कर दिया गया। हाँ, कि उसको न्यायपालिका देख सकती है, मजिस्ट्रेट उसको जज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज है कि नहीं है, उसको आप न्यायपालिका में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पुलिस की कार्रवाई को भी बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं तो 90 दिन के भीतर उनको पूरी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई में पारदर्शिता है। और 3 वर्ष से कम की कोई अपराध है या 60 वर्ष के ऊपर का कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है। उस रैंक के अधिकारी जब अनुमति दे देंगे तभी गिरफ्तारी होगी, उसके पहले गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ संशोधन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जगह पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया है उसमें कुछ सुधार किया गया है। एफआईआर को लाया गया है, जैसे घर बैठे बैठे आप ये एफआईआर, कुछ महिलाएं होती हैं घर की दबाव की वजह से स्टेशन नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए भी एक फैसिलिटीज है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं ई एफआईआर के जरिए, और 2 दिन के अंदर पुलिस को आपके पास आना पड़ेगा। और भी इसमें कुछ चेंजमेंट हुए हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं बाहर ऐसे किसी भी क्षेत्र में घटना घट जाती है तो उसी संबंधित थाने पे हम लोगों को एफआईआर लिखवाना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, किसी भी आप थाने में एफआईआर लिखवा सकते हैं। बाकी अब थाने का काम होगा कि उस एफआईआर को आपके संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाए। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या था? देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट ये था कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो अपराध न्यायपालिका आपके अपराध को वहां पे कैसे जज करेगा, उसके लिए एविडेंस क्या हो सकता है। तो लॉ ऑफ एविडेंस के माध्यम से किन किन चीजों को एविडेंस के रूप में वहां पे दिया जा सकता है या न्यायपालिका किन किन चीजों को एविडेंस के रूप में स्वीकार करे, इसको परिभाषित करने का कार्य किया गया। अच्छा, इसमें कुछ प्रमुख जो आज का है, जैसे भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, इसकी कुछ विशेषताएं बताइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सबसे पहले फोकस किया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जो भी एविडेंस होंगे उन एविडेंसों को न्यायपालिका एज एविडेंस के रूप में स्वीकार करेगी और न्यायपालिका ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी सुनवाई कर सकती है, वो भी एज एविडेंस के रूप में उसमें भी आप तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। तो इसमें सरकार का मुख्य ध्यान रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से जो एविडेंस है उन एविडेंसों को वहां पर प्रस्तुत किया जाए और उसको स्वीकार किया जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने आईपीसी को देखा, सीआरपीसी को देखा और इंडियन एविडेंस एक्ट को देखा। ये हमारे पहले के क्रिमिनल लॉ थे। आज का जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसके बारे में भी हम लोगों ने जानने की कोशिश करी। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।